दोस्तों, फ्रूटी और माजा जैसी ड्रिंक जिन्हें आप बड़े शौक से मजे लेकर पीते हो, क्या आपको पता है उसमें किस जानवर की चर्बी का लिक्विड मिलाया जाता है? और क्या आपको ये पता है कि व्रत में जिस साबूदाने को आप मजे लेकर खाते हैं वो एक्चुअल में बड़े ही गंदे तरीके से बनाया जाता है? अगर हमारी ये बातें आपको हैरानी में डाल रही हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जिन चीजों को आप बड़े मजे लेकर खाते और पीते हो, आखिर वह फैक्ट्री में बनाई कैसे जाती है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। माजा एंड फ्रूटी मेकिंग प्रोसेस। चलिए जानते हैं फैक्ट्री में माजा और फ्रूटी कैसे बनती है। तो आपको बता दें कि फैक्ट्रीज में मैंगो जूस तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी वाले आम के बागानों से आम तोड़कर फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, लेकिन आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए आमों को तोड़कर फैक्ट्री में लाना यकीनन कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए वर्कर्स हार्वेस्टिंग एड्स की हेल्प लेकर नीचे लगे आमों को हाथ से और ऊंची डालियों पर लटके आमों को पिकिंग स्टिक की मदद से तोड़ते हैं। इन पिकिंग स्टिक्स के ऊपरी सिरे पर लगे मैकेनिक जॉज स्टीम्स को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाते हैं, जिससे वर्कर्स उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कई बार आम काफी ऊंची डालियों पर लगे होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए क्रेन या अटैच्ड हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेड़ों से आम के फल को तोड़ने के बाद इनकी स्टेम अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन आम का नेचर डिफेंसिव होता है और इसकी स्टेम को तोड़ते समय इसमें से लिक्विड निकलता है, जो डायरेक्ट आपकी स्किन के संपर्क में आने पर उसे जला सकता है, और अगर ये लिक्विड आम पर गिर जाता है तो उसे भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए स्टेम तोड़ने के लिए वर्कर्स ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टेम तोड़ने के 5 सेकंड्स के अंदर ही इन्हें पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद अच्छे से साफ करके आमों को क्रेट में भरकर फैक्ट्रीज के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां वर्कर्स सबसे पहले मैंगोज अनलोड करते हैं और उसके तुरंत बाद इन्हें डबल स्टीव वॉशिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां सेकंड प्रोसेस में एक वॉशिंग रोलर लगा होता है, जिसमें मैंगोज को अच्छे से वॉश किया जाता है। इसके बाद मैंगोज को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, जिसमें आम के फलों पर जो पॉलीफिनोल्स ऑक्सीडोस केमिकल लगा रहता है उसे रिमूव करने और मैंगोज का कलर और फ्लेवर इंप्रूव करने के लिए उन्हें लगभग 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा जाता है। इस प्रोसेस से आमों का स्वाद और रंग निखर जाता है। अब इन पके हुए मीठे आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है, जहां करीब 40 से 50 वर्कर्स की नजर में आमों का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और जो आम डैमेज या खराब क्वालिटी के होते हैं उन्हें हटाकर अलग कर दिया जाता है। आगे के प्रोसेस में वर्कर्स इन आमों के ऊपरी भाग को काटकर अलग करते जाते हैं और इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए डिस्टोनिंग मशीन में भेज देते हैं। इस मशीन में बेहद ही इफिशिएंट वे में आमों को छीलकर उनकी गुठलियां अलग की जाती है और तब जाकर आमों का पल्प बाकी रह जाता है, जिसे आगे एक्सट्रैक्टर मशीन्स में भेजा जाता है, जहां इन मैंगो पल्प से मैंगो जूस तैयार किया जाता है। लेकिन मैंगो जूस बनाने के इतने लंबे प्रोसेस के बाद वर्कर्स 2 कैटेगरी में मैंगो जूस तैयार करते हैं, जिसे विद पल्प और विदाउट पल्प जूस कहा जाता है। दरअसल वर्कर्स दोनों तरह के जूस निकालने के लिए अलग अलग फिल्टर्स का यूज करते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज में बनने वाले जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो जूस को खराब कर सकते हैं। इसीलिए तैयार किए गए जूस को डिग्रासिंग मशीन में 90 से 95 डिग्रीज के टेम्परेचर पर 10 से 14 मिनट्स के लिए हीट किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के बाद भी जूस की डेंसिटी सेम नहीं रहती और उसमें कई छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, जिसे एक सा करने के लिए वर्कर्स फिर से इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल में होमोजेनाइज्ड करते हैं, तब जाकर सेम डेंसिटी वाला मैंगो जूस बनकर तैयार होता है। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस मैंगो जूस में कई बैक्टीरिया मौजूद है, जिन्हें खत्म करने के लिए उसे एक स्टरबलाइजेशन मशीन में डाला जाता है और इस प्रोसेस के तुरंत बाद जूस को ठंडा किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। और इतने लंबे प्रोसेस के बाद जूस टैंक्स में भरा जाता है और साइज एंड कैपेसिटी के अनुसार बॉटल्स में पैक होकर आपकी प्यास बुझाने के लिए फैक्ट्री से आपके फ्रिज तक का सफर तय करता है। हालांकि जूस की क्वालिटी और कंज्यूमिंग पीरियड की लाइफ को बढ़ाने के लिए कंपनीज इनमें कई तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करती है, ताकि महीनों बाद भी जूस का टेस्ट मेंटेन रखा जा सके। और कंपनी इसकी पूरी जानकारी बॉटल पर लगे लेबल पर भी ऐड करती है और इस तरह हमें गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में मैंगो जूस पीने के लिए मिल जाता है। साबूदाना मेकिंग प्रोसेस। चलिए जानते हैं फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनता है। जी हाँ, वही साबूदाना जिसे हम व्रतों में बड़े चाव के साथ खाते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये साबूदाना उतना भी शुद्ध नहीं होता जितना हम इसे समझ लेते हैं। दरअसल
फैक्ट्रीज में साबूदाना बनाने के लिए टपियोका सागो पेड़ की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए सबसे पहले केरल, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में इसके पेड़ की खेती की जाती है और फसल के पकने के बाद इसका हार्वेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। हार्वेस्टिंग के समय इन पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, क्योंकि साबूदाने को इन टेपियोगा सागो नामक पेड़ों की जड़ से ही बनाया जाता है। आगे की प्रक्रिया में पेड़ों को इनकी जड़ों से अलग कर दिया जाता है। दरअसल टेपियोका सागो को हिंदी में कसावा भी कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल शकरकंद की तरह लगते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद कसावा की जड़ों को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें मैकेनिक बेल्ट के जरिए सबसे पहले वॉशिंग रोलर में भेजा जाता है। यह रोलर कसावा की जड़ों में चिपकी हुई मिट्टी को पानी की मदद से साफ कर देता है और साफ करने के बाद जड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज देता है। आगे जाने पर इन जड़ों की अच्छे से धुलाई होती है, ताकि इन पर जमी हुई मिट्टी और गंदगी साफ हो सके और इनके छिलके उतारे जा सके। इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद इन्हें कटिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इन जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इन्हें एक बार फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्क्रबर में भेज दिया जाता है, जहां जड़ों के ऊपर मौजूद सभी छिलकों को अच्छे से उतारा जाता है और एक बार फिर से उनकी धुलाई की जाती है, क्योंकि कसावा की जड़ों के पल्प से ही साबूदाना तैयार किया जाता है। इसीलिए फैक्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्टरिंग मशीन लगाई जाती है, जिनकी मदद से कसावा की जड़ों में से उनका गूदा ऑटोमेटिकली अलग कर लिया जाता है। अब गूदा निकालने के बाद उसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इस पल्प को अच्छे से ग्राइंड किया जाता है और एक व्हाइट पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस व्हाइट पेस्ट को कसावा का दूध भी कहा जाता है। इस दूध में पानी के साथ स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसमें कई तरह की अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसे आगे फिल्टर मशीन के जरिए साफ किया जाता है। पानी मिलाकर फिल्टर करने के बाद कसावा के दूध में से फाइबर और पूरे स्टार्च को सेपरेट किया जाता है, जिसके बाद स्टार्च पूरे तरीके से मुलायम हो जाता है और इसी व्हाइट कलर के प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है साबूदाना। तो साबूदाना बनाने के लिए वर्कर्स इस स्टार्च को रिफाइनर के जरिए रिफाइन करते हैं और एक्सेस वाटर को बाहर निकालकर इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे बड़े बड़े टैंकर्स में भरकर धूप में सूखने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। जब यह पाउडर पूरे तरीके से सूख जाता है तो उसे दोबारा से मशीन में डालकर आटे की तरह पीसा जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे एक खास तरीके की दानेदार शेप देने वाली मशीन में भेज दिया जाता है। यह मशीन अलग अलग साइज के दाने बनाने के लिए सेट की जाती है और इसमें 1 से 7 मिलीमीटर की शेप के दाने परफेक्टली तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और दानों को गोल शेप में तैयार करके यह मशीन इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेज देती है, जहां इन्हें हीटिंग प्रोसेस के जरिए ड्राई किया जाता है, ताकि साबूदाने में किसी भी तरह की कोई नमी ना रह जाए और साबूदाने की शेप भी खराब ना हो। अच्छी तरीके से ड्राई हीट करने के बाद साबूदाने को एक बार फिर से खुले में फैलाकर धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर साबूदाने में थोड़ा भी मॉइस्चर बाकी रह गया हो तो वह भी खत्म हो जाए। अब साबूदाने को सुखाने के बाद इसे फाइनल प्रोसेस के लिए पॉलिशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इसके दानों को और ज्यादा सफेद और चमकदार बनाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है और पॉलिशिंग के बाद इन्हें कटों में भरकर पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है कि साबूदाना असल में वेजिटेरियन फूड है, लेकिन कभी कभी फाइबर और स्टार्च को अलग करने के लिए जब साबूदाने को धूप में छोड़ा जाता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कई बार ज्यादा दिनों तक खुले में रहने की वजह से इसका पानी भी सड़ जाता है और इसमें कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से साबूदाने को व्रत में खाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि आज भी भारत में हजारों लोग साबूदाने को फलाहार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल जाए।